नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में डॉक्टर गुणबाला आमेटा की ओर से आप सभी का स्वागत। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर से तात्पर्य है पादप कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों का पात्रे संवर्धन। पादप के किसी भी अंग के छोटे से छोटे टुकड़े या कोशिका या ऊतकों का प्रयोग कर नियंत्रित या कृत्रिम पोषक एवं भौतिक वातावरण में कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों के अजर्म अर्थात एसेप्टिक दशा में संवर्धन या गुणन को ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन का प्रारंभ 1902 में हुआ, जब हेबरलैंड ने कृत्रिम माध्यम पर पृथक्करण ऊतकों को संवर्धित किया। उन्होंने पर्ण से पैलिसेड कोशिकाओं को विलगित करके संवर्धन किया। उसके बाद 1904 में हैनिंग ने क्रूसीफर के मैच्योर एम्ब्रियो का संवर्धन कर पौधे प्राप्त किए। 1925 में लॉबैक ने लीनम के एक संकर के भ्रूणों को संवर्धित करके संकर पौधे प्राप्त किए। 1941 में वान ओवर बीक ने नारियल के तरल भ्रूण पोष का प्रयोग कर धतूरे के भ्रूण की वृद्धि का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। स्कोग व उसके साथियों द्वारा 1950 से 60 के बीच कई प्रयोग किए गए। 1941 में कैप्लिन व स्टीवार्ट द्वारा गाजर व आलू के ऊतकों का सफलतापूर्वक संवर्धन किया गया, जिसमें 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड व नारियल का तरल भ्रूणपोष संवर्धन माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया। 1948 में एफ स्कूग ने ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में साइटोकाइनिन के महत्व को स्थापित किया। वहीं 1950 में मॉरेल ने एक बीजपत्री पौधों का ऊतक संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। 1958 से 1959 के बीच स्टीवार्ट व रेनर्ट ने गाजर के ऊतक संवर्धन के प्रयोगों के दौरान सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात कायिक भ्रूणोद्भवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की खोज की। गुहा एवं माहेश्वरी द्वारा 1966 से 67 के बीच तंबाकू व धतूरा के परागकणों व लघु बीजाणु जन कोशिकाओं द्वारा अगुणित भ्रूणों को विकसित करने में सफलता प्राप्त की गई। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अर्थात पादप ऊतक संवर्धन के आधारभूत पहलू। पादप ऊतक संवर्धन तकनीक से एक्सप्लांट से पूर्ण पादप बनाने के लिए कई अवस्थाएं होती हैं। एक्सप्लांट अर्थात जिसे कर्तोतक भी कहा जाता है, यह पौधे का वह भाग है जिसका उपयोग करके ऊतकों का संवर्धन प्रारंभ किया जाता है। एक्सप्लांट अर्थात कर्तोतक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विभज्योतकी कोशिकाएं अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पर्वसंधियों के टुकड़े, कलिकाएं, मूल, स्तंभ के सिरे, पत्तियां, अंकुरित बीज, परागकण, परागकोश, भ्रूण व बीजपत्र आदि को हम कर्तोतक के रूप में काम में ले सकते हैं। पौधों में ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभेदित किया जा सकता है। ए. ऊतक संवर्धन हेतु प्रयोगशाला में सुविधाएं। बी. संवर्धन माध्यम। सी. निर्जमी परिस्थितियां तथा माध्यम का निर्जमीकरण। डी. कर्तोतक प्राप्ति तथा कैलस का प्रारंभन एवं रखरखाव। ई. अंगजनन तथा विभेदन। एफ. पादपक का दशानुकूलन। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा पादपकों अर्थात प्लांटलेट्स के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को हम निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम मातृ पादप से कर्तोतक का चयन करते हैं और उसके बाद में उस कर्तोतक का सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टेरिलाइज्ड कर्तोतक का इनोकुलेशन किया जाता है संवर्धन माध्यम पर।
उसके पश्चात प्ररोह संवर्धनों का प्रारंभन होना शुरू होता है। प्ररोह संवर्धन अब स्थायीकरण को प्राप्त करते हैं और उसके बाद वे संख्या में मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन होना उनका शुरू हो जाता है और पात्रे प्ररोह में अब मूल आरंभन की प्रक्रिया कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। इसके पश्चात संपूर्ण संवर्धित पादपक का निर्माण होता है और संपूर्ण संवर्धित जब पादपक का विकास निर्जमीकृत एवं पूर्तिरोधी परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम पर कांच के पात्रों में होता है। लेकिन पादप ऊतक संवर्धन की तकनीक की सफलता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि पादपक को संवर्धन माध्यम या प्रयोगशाला परिस्थितियों से सफलतापूर्वक प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जाए। इस प्रकार सामान्य या प्राकृतिक अवस्थाओं में पादपक की सफलतापूर्वक स्थापना व उसका वृद्धिशील रहना दशानुकूलन कहलाता है। तो दशानुकूलित पादपकों का प्राकृतिक वातावरण में स्थानांतरण ये इसका लास्ट चरण होता है और इस प्रकार ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा पादपकों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को हम इस रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऊतक संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में निम्नलिखित सुविधाएं होना आवश्यक है। ऊतक संवर्धन अर्थात इन विट्रो कल्चर्स को संपादित करने हेतु पर्याप्त स्थान युक्त प्रयोगशाला होना बहुत जरूरी है, जहां बोरोसिल या कॉर्निंग कांच के पात्र जैसे टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क, पेटी डिशेस, मेटल सीजर्स, नीडल्स, लूप्स, फोर्सेप्स आदि की उपलब्धता आवश्यक रूप से होनी चाहिए। संवर्धन माध्यम हेतु विभिन्न केमिकल सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन एंड डिस्टिल्ड वाटर होना जरूरी है। कांच के पात्रों व कल्चर मीडिया को स्टेरलाइज एंड एसेप्टिक बनाने के लिए ऑटोक्लेव व अन्य फैसिलिटीज भी होना जरूरी है। संवर्धन माध्यम को पोषक माध्यम भी कहा जाता है। जिन ऊतकों या पादप भागों को लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर मीडियम पर विकसित किया जाना है, उनके संवर्धन या पोषण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का चयन कर एक बेसल मीडियम को परिष्कृत कर लिया जाता है। बेसल मीडियम में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जरूरी अकार्बनिक लवण, विटामिन एवं शर्कराएं होती है। संवर्धन प्रकोष्ठ या लेमिनार फ्लो, जिसमें विभिन्न एसेप्टिक व स्टेरलाइज कंडीशन में कल्चर प्रोसेस को संपादित किया जा सके, इस तरीके की फैसिलिटी लेबोरेटरी में होना जरूरी है। संवर्धन प्रकोष्ठ में उष्मायन अर्थात इंक्यूबेशन की सुविधा होनी चाहिए। प्रयोगों से संबंधित विभिन्न तरीके की सूचना और सांख्यिकी विवरण को सुव्यवस्थित रूप से रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। संवर्धन माध्यम बनाने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, डिस्टिल्ड वाटर, हार्मोन्स, विटामिन्स, फ्लास्क, पिपेट, पेटी प्लेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, हीटर, ओवन, फिजिकल एंड केमिकल बैलेंस, फ्रीज, पीएच मीटर, सीजर्स, फोर्सेप्स आदि भी लेबोरेटरी में अनिवार्यतः होने चाहिए। साथ ही स्टेरलाइजेशन एंड एसेप्टिक कंडीशंस के लिए सुविधा के रूप में एटोमाइजर अर्थात जो उष्मायन प्रकोष्ठ में स्प्रिट छिड़काव हेतु काम में आता है वह, और स्पिरिट लैंप, टिश्यू कल्चर चैम्बर, डिसेक्टिंग एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स भी होना जरूरी है। ऊतक संवर्धन हेतु प्रयोगशाला में सुविधाएं जुटाने के बाद दूसरा चरण होता है संवर्धन माध्यम तैयार करने का। कृत्रिम या प्रयोगशाला परिस्थितियों में ऊतकों की वृद्धि में सहायक पोषक पदार्थ को संवर्धन माध्यम कहा जाता है। प्रारूपिक पोषक पदार्थ में वृद्धि हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन आवश्यकतानुसार या कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जैसे नारियल दूध, विभिन्न फलों के रस या कैसिन हाइड्रोलाइसेट भी पोषण माध्यम में मिलाए जाते हैं। यह माध्यम द्रवीय रूप या आसुत जल या जेली अर्थात अर्ध ठोस रूप में 0.8% एगार के साथ मिलाकर बनाते हैं, जिसकी अम्लीय प्रकृति 5.8 pH मान तक की होनी चाहिए। माध्यम तैयार करके पेटी प्लेट्स या फ्लास्क में भरकर एब्जॉर्बिंग कॉटन से बंद करके रख देते हैं।
संवर्धन माध्यम को एब्जॉर्बिंग कॉटन से उसका मुंह बंद करके पेट्री प्लेट्स या फ्लास्क में भरकर इसलिए रखा जाता है ताकि रुई लगाने से उसमें गैसीय विनिमय तो हो सके, किंतु बाहरी वातावरण के सूक्ष्म जीव इसमें प्रविष्ट न कर सके। संवर्धन माध्यम बनाने के बाद तीसरा चरण है माध्यम का निर्जमीकरण एवं पूर्तिरोधी परिस्थितियां, स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम एंड एसेप्टिक कंडीशन। यह एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है क्योंकि ऊतक संवर्धन प्रक्रमों के सभी चरण एसेप्टिक कंडीशन में संपादित किए जाते हैं। इसके बिना कई लिविंग कॉन्टामिनेंट्स या संदूषक जैसे जीवाणु व कवक प्रजातियां कल्चर मीडिया व एक्सप्लांट को कॉन्टामिनेट कर सकती है। इनसे उत्पन्न मेटाबॉलिक वेस्ट वृद्धिशील पादप ऊतकों के लिए घातक होते हैं। अतः संवर्धन कक्षों में पूर्ण रूप से एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। कांच के पात्र व सभी उपकरणों को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट तक गर्म करके स्टेरिलाइज करके ठंडा कर दिया जाता है। एसेप्टिक कंडीशन के अंतर्गत संवर्धन कक्ष को भी सर्वप्रथम साबुन व इसके बाद 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट या 95% इथाइल अल्कोहल से भी पोंछा जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा भी संवर्धन कक्ष को निर्जमीकृत किया जा सकता है। माध्यम का निर्जमीकरण और पूर्तिरोधी परिस्थितियों के बाद कर्तोतक की प्राप्ति एवं कैलस का निर्माण व रख रखाव। कर्तोतक वे पादप भाग या ऊतक जिनसे संवर्धन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है एक्सप्लांट या कर्तोतक कहे जाते हैं, जैसे वलकुट या विभजोतक कोशिकाएं, मूल या प्ररोह शीर्ष कोशिकाएं। कैलस ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा निर्मित असीमित वृद्धि वाली कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम में संरोपित अर्थात इनोक्यूलेट करने से पहले पूर्णतया स्टेरिलाइज करना आवश्यक है। इसे सरफेस स्टेरिलाइजेशन मेथड से कंप्लीट स्टेरिलाइज कर लिया जाता है क्योंकि संवर्धन माध्यम में पोषक तत्वों की बहुलता के कारण संदूषक सूक्ष्म जीव भी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन द्वारा कर्तोतक को विभिन्न रोगाणुनाशियों या एंटीसेप्टिक पदार्थों द्वारा प्रक्षालित किया जाता है। प्रक्षालन अवधि संरोपित किए जाने वाले कर्तोतक की प्रकृति के अनुरूप निर्धारित की जाती है। कर्तोतक के सरफेस स्टेरिलाइजेशन के रूप में प्रयुक्त रसायन मर्क्यूरी क्लोराइड, बेंजोक्लोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन वाटर आदि एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस को सरफेस स्टेरिलाइजेशन में प्रयुक्त किया जाता है। कर्तोतक का सतही निर्जमीकरण करने के बाद उसे संवर्धन कक्ष में संवर्धन माध्यम पर रखकर इंक्यूबेट अर्थात उष्मायन किया जाता है, जिससे एक अविभजित असंगठित कोशिका समूह कैलस का निर्माण होता है। अब कैलस में अब सामान्य वृद्धि के साथ ही पौधों की अन्य सामान्य व महत्वपूर्ण संरचनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है और इन संरचनाओं से प्लांटलेट्स अर्थात पादपक विकसित होते हैं। कैलस के इस प्रमुख गुण को इसकी कार्य की विशेषता अर्थात फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को हम इस निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से हमने समझा। संवर्धन माध्यम में कैलस की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। एक्सप्लांट की प्रकृति, उष्मायन के दौरान विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियां व पोषक माध्यम का संगठन। कर्तोतक से कैलस का विकास 3 मुख्य चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है प्रेरण अर्थात इंडक्शन, दूसरा कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन और तीसरा है विभेदन अर्थात डिफरेंशिएशन। कर्तोतक से कैलस के विकास का पहला मुख्य चरण है प्रेरण अवस्था। प्रेरण अवस्था में कर्तोतक की सक्रियता बढ़ जाती है, वह कोशिका विभाजन की तैयारी करने लगता है। प्रेरण अवस्था की अवधि कर्तोतक की कार्य की स्थिति तथा संवर्धन के लिए उपलब्ध परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस अवस्था में एक्सप्लांट सेल्स स्थायी ऊतक से विभजोतकी प्रवृत्ति में रूपांतरित हो जाती है। कर्तोतक से कैलस के विकास की दूसरी अवस्था है कोशिकीय विभाजन।
प्रेरण अवस्था के पश्चात एक्सप्लांट में तीव्र गति से विभाजन होते हैं। नवनिर्मित कोशिकाएं कैलस के रूप में विकसित होना शुरू कर देती है। यह सर्वाधिक दीर्घावधि अवस्था होती है जिसे आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से भी बढ़ाया जा सकता है। कोशिकीय विभाजन के पश्चात तीसरी अवस्था है विभेदन अवस्था, जिसमें एक असंगठित व अविभेदित कैलस का निर्माण होने लगता है। अब पादपों में अंग जनन दिखाई देना शुरू कर देता है। पादप के विभिन्न अंगों में विशेष उपापचयी परिपथ संचालित होने लगते हैं और द्वितीयक उत्पाद निर्माण होना शुरू कर देता है। कैलस की आकृति अनियमित होती है, संगठन अविभेदित और इसकी प्रकृति भंगुर होती है। यह हल्के पीले या क्रीम रंग व रंजकीय एंथोसायनिन युक्त संरचना होती है, जो कुछ समय तक प्रारंभिक संवर्धन माध्यम पर वृद्धि के बाद कैलस का स्थानांतरण ऐसे ही दूसरे माध्यम पर कर दिया जाता है, जिससे कैलस की वृद्धि और भी अधिक तीव्र होने लगती है। ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया का पांचवा चरण है अंग जनन अर्थात ऑर्गेनोजेनेसिस। कैलस द्वारा वृद्धि कर पादप के विभिन्न हिस्सों जैसे जड़, तना व पत्तियों के विभेदन या विकास की प्रक्रिया अंग जनन कहलाती है। यह संवर्धन माध्यम के घटक या कर्तोतक में उपस्थित तत्व द्वारा अभिप्रेरित होती है। मूलतः ऑक्सिन व साइटोकाइनिन अनुपात, कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसे कारक है जो पादपों में मूल विकास अर्थात राइजोजेनेसिस एवं प्ररोह विकास अर्थात कॉलोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। प्लांटलेट्स में इन विट्रो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, प्रत्यक्ष अंगोद्भवन अर्थात डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस व अप्रत्यक्ष अंगोद्भवन अर्थात इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। प्रत्यक्ष अंगोद्भवन के अंतर्गत पादप ऊतकों द्वारा प्राप्त कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करने पर कैलस रहित अंगों का विकास होता है। इस विधि से बनने वाले प्ररोहों को अपस्थानिक कलिकाएं तथा यह प्रक्रिया अपस्थानिक कलिका प्रवर्धन कहलाती है। वहीं अप्रत्यक्ष अंगोद्भवन में पादप कर्तोतक से पहले कैलस का विकास होता है। इस कैलस के विभेदन से प्ररोह व जड़ निर्माण होता है। कैलस से प्ररोह जनन अथवा जड़ जनन मुख्यतः संवर्धन माध्यम के संगठन तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले साइटोकाइनिन व ऑक्सिन के अनुपात पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष अंगोद्भवन विधि से बनने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें तथा यह प्रक्रिया अपस्थानिक जड़ जनन कहलाती है। इस प्रकार के प्रवर्धन में प्ररोह कलिकाएं प्रत्यक्ष रूप से पादप भागों अर्थात जड़, तना, पत्ती, पुष्पीय भाग आदि से प्रयुक्त कर्तोतक से विकसित हो जाती है। अप्रत्यक्ष अंगोद्भवन में विभिन्न प्रकार के कर्तोतक जैसे बीज पत्र, अधोबीज पत्र, पत्ती, जड़, तना, नवजात पुष्पक्रम, पुष्पीय भाग, भ्रूणपोष आदि का प्रयोग कर कैलस का अंगोद्भवन किया जाता है। परिपक्व ऊतकों व अंगों से प्राप्त कर्तोतक की तुलना में अपरिपक्व ऊतक व अंगों से प्राप्त कर्तोतकों से कैलस प्राप्त करना व उसका अंगोद्भवन अधिक उपयोगी होता है। प्रत्यक्ष अंगोद्भवन की प्रक्रिया शाकीय पादपों में अधिक विकसित होती है। इस प्रक्रिया का प्ररोह जनन ब्रायोफिल्म में देखा जा सकता है। यह क्रिया कई जैविक, रासायनिक एवं भौतिक कारकों जैसे दाता पादप की आयु, कार्य की अवस्था, एक्सप्लांट की प्रकृति, ऊतक संवर्धन माध्यम व उसमें प्रयुक्त पादप वृद्धि नियंत्रकों की प्रकृति एवं मात्रा, मौसम व संवर्धन अवस्थाएं जैसे प्रकाश, आर्द्रता, तापमान आदि पर निर्भर करती है। अप्रत्यक्ष अंगोद्भवन भी कई जैविक, रासायनिक व भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अंगोद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है कर्तोतक का स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। कर्तोतक का आमाप, प्रकाश, ऑक्सीजन, पीएच मान, पादप हार्मोन व विटामिन, ये सभी कारक अंगोद्भवन को प्रभावित करते हैं।
पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत अंगोद्भवन सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए एक्सप्लांट अनुकूल भाग से प्राप्त किया जाना चाहिए। छोटे आमाप की अपेक्षा बड़े आमाप के कर्तोतक में अधिक पुनर्जनन क्षमता होती है। प्रकाश की तीव्रता व अलग अलग तरंगदैर्घ्य भी अंगोद्भवन को प्रभावित करता है। लाल प्रकाश मूल को तथा नीला प्रकाश प्ररोह विकास का प्रेरक होता है। ऑक्सीजन प्रवणता की कमी प्ररोह कलिका व अधिकता मूल विकास को प्रेरित करती है। संवर्धन माध्यम का पीएच 5.6 से 5.8 होना चाहिए। संवर्धन माध्यम में ऑक्सिन की अपेक्षा साइटोकाइनिन का अधिक सांद्रण शूट प्राइमोर्डिया डेवलपमेंट को प्रेरित करता है तथा साइटोकाइनिन की अपेक्षा ऑक्सिन का अधिक सांद्रण मूल आदि विकास को प्रेरित करता है। विटामिन ई मूल विकास का प्रेरक होता है। अंग जनन के दौरान कोशिकाओं में पाई जाने वाली विभेदन प्रक्रिया कोशिकीय विभेदन कहलाती है। इसमें कोशिकाओं का विशिष्टीकरण व जैव रासायनिक प्रवृत्ति का निर्धारण होता है तथा कोशिकाएं अपना निर्धारित कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है। कैलस की अविभेदित कोशिकाओं में संपादित आनुवंशिक कार्य निर्धारण विभेदन के दौरान संपन्न होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटना है, जिसकी वजह से कोशिकाएं सुविभेदित होकर अपने निश्चित कार्य संपन्न कर सकती है। अंग जनन के दौरान संवर्धन में सबसे पहले जाइलम के वाहिकीय तत्वों का विभेदन होता है। सामान्यतः विभेदन संवर्धन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले 48 घंटों बाद ही शुरू हो जाता है। जाइलोजेनेसिस या जाइलम विभेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए माध्यम में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स एवं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति आवश्यक है। भौतिक कारक ताप, दाब, प्रकाश भी जाइलम विभेदन को प्रभावित करते हैं। अधिक दाब व 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जाइलम विभेदन को प्रेरित करते हैं। जाइलम के बाद फ्लोएम का विभेदन होता है। अंत में लिग्निनकृत एवं अन्य प्रकार की कोशिकाएं विभेदित होती है। अंग जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कैलस में पौधों की एक लघुकृत प्रतिकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पादपक अर्थात प्लांटलेट कहते हैं। इस पादपक का विकास निर्जमीकृत व पूर्तिरोधी परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम पर कांच के पात्रों में होता है। लेकिन पादप उत्तक संवर्धन तकनीक की सफलता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि उस प्लांटलेट को संवर्धन माध्यम या प्रयोगशाला परिस्थितियों से सफलतापूर्वक प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस प्रकार सामान्य या प्राकृतिक अवस्थाओं में पादपक की सफलतापूर्वक स्थापना एवं इसका वृद्धिशील रहना दशानुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। उत्तक संवर्धन के अधिकांश उदाहरणों, विशेषकर एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण में दशानुकूलन की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है तथा इनके पादपकों को गमलों या खेतों में स्थानांतरित कर देने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। उपरोक्त सोपानों को सफलतापूर्वक संधारित्र करने के उपरांत उत्तक संवर्धन द्वारा प्रयोगशाला परिस्थितियों में इच्छित पादपों का विकास किया जा सकता है। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया को समझा। आशा है यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।